हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज साइकोसोशल नीड्स। सो साइकोसोशल नीड्स में ये यूनिट 10 का टॉपिक है और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, और इसमें वेरियस सब टॉपिक्स हैं। उसमें से फर्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। सो कल्चरल डाइवर्सिटी का मीन्स है डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्चर जो कि हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। सो बीइंग अवेयर और इंक्वायरिंग अबाउट अ पर्सनस कल्चर और रिलीजियस बिलीफ विद रिस्पेक्ट टू मेडिकल केयर कैन हेल्प नर्सेज अवॉइड कॉजिंग कल्चरल पेन टू पेशेंट्स। मीन्स कि अगर हमें नर्स एज अ नर्स हमें अवेयरनेस होगी डिफरेंट कल्चर्स ग्रुप की, वेरियस रिलीजियस बिलीव्स की, तो हम पेशेंट्स को विदाउट कॉजिंग एनी पेन हम केयर जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। मीन्स एज अ नर्स हमें डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर्स और रिलीजन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सो दीज कंसर्न मस्ट बी अ प्रायोरिटी व्हेन केयरिंग फॉर पेशेंट्स एंड मस्ट बी रिस्पेक्टेड इन ऑर्डर टू गेन अ पेशेंट्स ट्रस्ट। मीन्स जब हम ये सब कंसर्न पेशेंट्स को दिखाते हैं, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए जब हम पेशेंट की केयर करते हैं, इन ऑर्डर टू गेन रिस्पेक्ट फ्रॉम द पेशेंट्स एंड टू गेन ट्रस्ट ऑफ द पेशेंट्स। तो इस तरह से हम पेशेंट्स को हॉलिस्टिक केयर जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। केयरिंग फॉर पेशेंट्स नॉट ओनली फोकसेस ऑन द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ बट ऑल्सो इंक्लूड द माइंड एंड स्पिरिट एज वेल। पेशेंट्स को हम सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट में ही, सिर्फ उसकी इंजरीज के लिए ही केयर नहीं प्रोवाइड करवाते हैं, बल्कि हमारा फोकस उसके माइंड और स्पिरिट पे भी होना चाहिए। हमें उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करनी चाहिए, हमें उसको पीसफुली हॉस्पिटल में रखना है, तो हमें उसको साइकोलॉजिकली भी केयर प्रोवाइड करवानी है। वो हम कैसे कर सकते हैं? जब हम उसके कल्चरल को लेके और उसके रिलीजियस बिलीव्स को लेके सेंसिटिव होंगे, हम उसके लिए भी कंसर्न दिखाना चाहिए हमें पेशेंट्स को। नेक्स्ट इज कल्चर। कल्चर क्या होता है? कल्चर इज शेयर्ड सिस्टम ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज एंड बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन दैट प्रोवाइड सोशल स्ट्रक्चर फॉर डेली लिविंग। अब कल्चर क्या होता है? वो हमारा एक शेयर्ड सिस्टम होता है बिलीव्स का, वैल्यूज का एंड बिहेवियर का, जो कि हम एक सोसाइटी में रह के डेली जो हम लिविंग में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, वो हम वहाँ पे शो करते हैं। तो ये हमारा एक बिलीव, वैल्यू या बिहेवियर होता है एक सोसाइटी में रहने का, उसी चीज़ को हम अपना कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट इज कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी का मीन्स है इतने डिफरेंसेस, इतनी वैरायटी, इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद भी लोग जो हैं वो आपस में रहते हैं। ठीक है, एक सोसाइटी में रहते हैं, एक इंस्टीट्यूशन में रहते हैं, पूरे वर्ल्ड में रहते हैं। तो इसी चीज़ को लेके लोग एक दूसरे कल्चर को समझते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, और एक साथ काम करते हैं, वो एक साथ रहते हैं। उसी चीज़ को हम कल्चरल डाइवर्सिटी बोलते हैं। मीन्स बहुत सारे वैरायटी, बहुत सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद लोग एक साथ काम करते हैं, एक साथ रहते हैं, वो ही कल्चरल डाइवर्सिटी है। So it is the cultural variety and differences that exist in the वर्ल्ड, इन ए सोसाइटी और एन इंस्टीट्यूशन। एक वर्ल्ड में, एक सोसाइटी में, एक छोटी सोसाइटी में या फिर एक इंस्टीट्यूशन में डिफरेंट वेराइटी के, डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर के लोग रहते हैं। ठीक है, दैट इज कल्चरल डाइवर्सिटी। इट इज हैविंग ग्रुप ऑफ डाइवर्स पीपल इन वन प्लेस। एक जगह पे डाइवर्स लोग जो है उनका ग्रुप रहता है। पीपल वर्किंग और लिविंग टुगेदर दैट हैव डिफरेंट कल्चर। लोग आपस में साथ में काम करते हैं, साथ में रहते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर्स के साथ। दैट इज कल्चरल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है इसमें कल्चरल सेंसिटिविटी। कल्चरल सेंसिटिविटी का मतलब है कि एक दूसरे कल्चर को समझना, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंसेस को समझना। Being aware that cultural differences and similarities exist and that they can have an effect of behavior, values and learning. Cultural sensitivity का मतलब है different kind of cultural differences और similarities जो हैं वो exist करते हैं, उनके बारे में knowledge, और हम इस ये भी हमें पता होता है कि सबका बिहेवियर, उनकी वैल्यूज़, उनका सीखने का जो सिस्टम है वो भी अलग अलग हो सकता है। डिफरेंट काइंड ऑफ, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल का अपना बिहेवियर है, उनकी वैल्यूज़ हैं और उनका लर्निंग का तरीका भी अपना अपना है। दैट इज़ कल्चरल सेंसिटिविटी। It also means to be aware and tolerant of these differences and acknowledging them when interacting with others.
तो इस चीज़ की नॉलेज और दूसरों की डिफरेंसेस की को टॉलरेट करना, ठीक है, दैट इज कल्चरल सेंसिटिविटी। मीन्स हमें पता है वो इस क्लास का बंदा है, वो इस ग्रुप का बंदा है, वो इस कल्चर का बंदा है, वो इस रिलीजन का बंदा है, तो हमें उसके डिफरेंसेस को टॉलरेट करना है, हमें उनकी नॉलेज अवेयरनेस होनी चाहिए। और जब हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो इन चीज़ों को भी माइंड में हमने रखना है। मीन्स उनके सेंटिमेंट्स को हमने हर्ट नहीं करना है, दैट इज कल्चरल सेंसिटिविटी। मीन्स हमें एक दूसरे के सारे डिफरेंसेस पता है और हमने उनको टॉलरेट भी करना है, ठीक है, और हमें दूसरों के मतलब उस चीज़ को बीच में नहीं लेके आना है और उन डिफरेंसेस को हमने एक्सेप्ट करना है सोसाइटी में, दैट इज कल्चरल सेंसिटिविटी। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हैं, सबका अपना बिलीफ है, वैल्यूज़ हैं, उनका सीखने की तरीका भी अलग अलग होता है। तो एज अ टीचर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एक्सेप्टिंग ऑल एज सेम एंड गिविंग नॉलेज टू देम अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज कल्चरल सेंसिटिविटी यू कैन से। Next thing is stereotyping, categorizing individuals or groups of people into an oversimplified or standardized image or idea. Stereotyping का मतलब है एक स्पेशल ग्रुप के लोगों को सिंप्लीफाइड तरीके से एक ग्रुप में कैटेगराइज कर देना, दैट इज स्टीरियोटाइपिंग। मीन्स एक ग्रुप, एक स्पेशल काइंड ऑफ पीपल जिनका अपना कल्चर है, अपनी वैल्यूज़ हैं, उनको एक कैटेगरी में सिंप्लीफाई कर देना, दैट इज स्टीरियोटाइपिंग। इट्स व्हेन यू एज्यूम दैट अ बिलीफ और कैरेक्टरिस्टिक इज शेयर्ड बाय ऑल इन वन क्लास, कल्चर और एथिक ग्रुप। इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक क्लास, एक स्पेसिफिक कल्चर के ग्रुप या एक स्पेसिफिक एथिक ग्रुप जो होता है एक स्पेसिफिक प्लेस में हम एज्यूम करते हैं कि इनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इनके सेम बिलीव्स हैं, दैट इज स्टीरियोटाइपिंग। नेक्स्ट इज कल्चर इन हेल्थ एंड इलनेस। अब कल्चर जो है वो हेल्थ में और इलनेस में कैसे इंटरफेयर करता है या फिर कैसे एग्जिस्ट करता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट। सो कल्चर इज a concept that applies to a group of people whose members share values and ways of thinking and acting that they are different from those of people who are outside the ग्रुप। अब कल्चर एक कंसेप्ट होता है जो कि अप्लाई होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसके मेंबर्स जो हैं वो आपस में क्या है, एक शेयर करते हैं वैल्यूज़, वे ऑफ थिंकिंग, और उनका एक्ट करने का तरीका चीज़ों के लिए वो भी डिफरेंट होता है। और ये जो चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें उनको डिफरेंशिएट करती है आउटसाइड द ग्रुप, दूसरे ग्रुप्स के साथ उनको डिफरेंशिएट करती है। मतलब एक ग्रुप का अपना वैल्यू सिस्टम है, उसका वे ऑफ थिंकिंग अपना है और उसका एक्ट करने का तरीका भी अलग अलग है जो कि उसको दूसरे ग्रुप से अलग करता है। सो कल्चर प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क इन विच द मीनिंग ऑफ इलनेस इज डिफाइंड। तो एक स्पेसिफिक कल्चर जो है वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है इलनेस को डिफाइन करने का। मीन्स फॉर एग्जाम्पल जो विलेज के लोग होते हैं उनके लिए इलनेस का मीनिंग जो है वो अलग है एज कंपेयर जो लोग शहरों में रहते हैं, उनके लिए इलनेस का मतलब कुछ और हो सकता है। तो ये चीज़ ही है जो हमें कल्चरली डिफरेंशिएट करती है। इलनेस इज़ द वे दैट पीपल रिएक्ट टू डिजीज़। इलनेस एक वे होता है जो कि पीपल्स का रिएक्शन होता है डिजीज़ के लिए, वेयर एज डिजीज़ इज़ ए माल फंक्शनिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। सो डिजीज़ जो है वो क्या होती है, एक माल फंक्शनिंग होती है जो हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है बॉडी की, उनकी माल फंक्शनिंग होती है। मीन्स उनमें जो हमारा नॉर्मल बॉडी सिस्टम चल रहा है उसमें डिफरेंशिएशन या फिर उसमें माल फंक्शनिंग हो गई है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। जब हमारा फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो मतलब हमें कोई डिजीज़ कंडीशन हो गई है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जीआई सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो मीन्स हमें जीआई का कोई हमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कोई डिजीज़ हो गया है, वो ये इस चीज़ का मतलब है।
अब फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, रिएक्शन टू पेन, जेंडर रोल, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, ओरिएंटेशन टू स्पेस एंड टाइम, फूड एंड न्यूट्रिशन, सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो हैं वो कैसे हमारी डिजीज कंडीशंस को इफेक्ट करते हैं कल्चरली, दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट. सो फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स. सो फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अलग अलग होती हैं, सभी ग्रुप्स की अलग अलग होती हैं. स्पेशल रेशियल ग्रुप्स होते हैं, उनको स्पेशल वो प्रोन होते हैं स्पेसिफिक डिजीजेज एंड कंडीशंस के लिए. इसका मतलब है कि कुछ काइंड ऑफ पीपल, कुछ काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे होते हैं, कुछ रेशियल ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनको कि कुछ जो स्पेशल डिजीजेज होती हैं वो होना उनके लिए ज़्यादा, उनके लिए मतलब प्रभावित होते हैं उन चीज़ों से. जैसे कि एग्जांपल है केलॉइड्स. केलॉइड होता है कान में कुछ, जैसे कान के पीछे कुछ मांस का फॉर्म हो जाना, दैट इज केलॉइड. एबनॉर्मल ग्रोथ होती है हमारे टिश्यूज़ की, वो केलॉइड्स जो हैं वो किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है लैक्टेज डेफिशिएंसी एंड लैक्टोज इंटॉलरेंस. ये हमारी लैक्टेज हमारी बॉडी में होता है, लैक्टोज हमारी बॉडी में होता है, इसके लिए इंटॉलरेंस मीन्स इसके लिए एलर्जिक होता है कोई इंडिविजुअल, तो ये भी एक स्पेसिफिक रेशियल ग्रुप को होता है. नेक्स्ट इज सिकल सेल अनीमिया. जैसे आपने सुना होगा कि सिकल सेल अनीमिया कुछ काइंड ऑफ पीपल्स को ज़्यादा होता है, कुछ रेशियल ग्रुप्स को ज़्यादा होता है. तो ये है हमारी फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक जो हमें प्रोन करती हैं स्पेसिफिक डिजीजेस के लिए या कंडीशंस के लिए. नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स. अब साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स कैसे हमें डिजीजेस के लिए प्रोन करती हैं या फिर कैसे ये हमारे कल्चर्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करती हैं. जैसे इन मोस्ट सिचुएशंस अ पर्सन इंटरप्रेट्स द बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन इन टर्म्स ऑफ हर और हिज ओन फेमिलियर culture. Next is reactions to pain. Healthcare researchers have discovered that many of the expressions and behaviors exhibited by people in pain are culturally described. Nursing care for patient in pain should be individualized. तो इसका मतलब है रिएक्शन टू पेन. जैसे कि मुझे पेन का क्या परसेप्शन है और आपको पेन का क्या परसेप्शन है. जैसे कि मुझे छोटी सी चोट लगने पे भी पेन ज़्यादा फील होती है और किसी को बहुत बड़ी चोट लगने पे भी वो पेन फील नहीं करता है. तो यही चीज़ इसमें है, जैसे कि किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को ज़्यादा पेन फील होती है, उनके लिए पेन बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, और किसी स्पेसिफिक ग्रुप को पेन जो है वो ज़्यादा मायने नहीं रखती है. तो यही है इसमें कल्चर का रोल. नेक्स्ट इज जेंडर रोल्स. In many cultures, either the man or woman is dominant figure and generally makes decisions for the family. अब कई कल्चर्स में क्या होता है, मैन और वुमेन का डोमिनेटिंग रोल जो है वो अलग अलग होता है. किसी सोसाइटी में मैन ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं और किसी सोसाइटीज़ में वुमेन्स जो हैं वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है. तो फैमिली के लिए डिसीजन किसने लेना है वो डिपेंड करता है उनके कल्चर्स पे. मैन जो डोमिनेट कर रहा है वो ही डिसीजंस लेगा. अब वो मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है, वो उनके कल्चर पे डिपेंड करता है. Next is knowing who is the dominant member of family is an important consideration when planning nursing care. और अब अगर किसी नर्स को पता है कि डोमिनेटिंग मेंबर जो है वो फैमिली का कौन है, जैसे मैन है या वुमेन है, हस्बैंड है या वाइफ है, तो उस तरह से उससे पूछ के हम जो है वो केयर वो अच्छी तरह से प्लान कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन. To avoid misinterpretation of questions and answer, it is important to use an interpreter who understands the healthcare system. So language and communication, different societies की different cultural groups की language और उनका जो बिहेवियर होता है कम्युनिकेट करने का वो अलग अलग होता है. तो किसी भी नर्स के लिए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए उनकी लैंग्वेज को समझना और उनसे कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है. तो इस चीज़ को रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एज अ नर्स हमें कोई इंटरप्रेटर रख लेना चाहिए जो कि अंडरस्टैंड कर सके पेशेंट और नर्स के बीच का
कम्युनिकेशन, जिससे कि हम अच्छी केयर जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हैं। कम्युनिकेशन लैक अगर होगा तो पेशेंट की क्या नीड है वो हम समझ नहीं पाएंगे, और पेशेंट को एक्चुअल में क्या केयर चाहिए वो भी हम समझ नहीं पाएंगे। तो बेटर होगा कि जो इस चीज़ को समझता है वो हमें नर्स को वो चीज़ बता दे, और जिससे कि हम उसको अच्छी केयर जो है वो प्रोवाइड करवा सकें। नेक्स्ट है, व्हेन केयरिंग फॉर कल्चरली एंड एथनिकली डाइवर्स पेशेंट इट इज इम्पॉर्टेंट टू परफॉर्म अ ट्रांसकल्चरल असेसमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। सो ट्रांसकल्चरल असेसमेंट ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कि हमें कल्चर से, उसके कल्चर के अकॉर्डिंग हमें पहले असेसमेंट करनी है कि उससे बातचीत करने का तरीका क्या है। तो एज ए नर्स हमें ये कम्युनिकेशन का तरीका जो है वो अपनाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन टू स्पेस एंड टाइम। पर्सन स्पेस इज द एरिया अराउंड अ पर्सन रिगार्डेड एज part of the person. This area is individualized to each person and to different culture and ethnic group. This area another should not intrude during personal interactions. सो ओरिएंटेशन टू स्पेस, स्पेस मतलब हर एक इंडिविजुअल के लिए अपना एक पर्सनल स्पेस होना चाहिए। एज अ नर्स हमें पेशेंट को उसका पर्सनल स्पेस में रहने देना चाहिए, हमें उसके पर्सनल स्पेस में इंटरेक्ट नहीं करना है, ठीक, जब तक कि पेशेंट नहीं चाहता है। सो नेक्स्ट इज फूड एंड न्यूट्रिशन। Food preferences and how food are prepared are often related to culture. Patients in a hospital or long-term care often do not have a choice in foods. This can be a cause for weight and health changes in a पेशेंट। अब हर एक इंडिविजुअल की, हर एक कल्चरल ग्रुप की अपनी फूड प्रेफरेंसेस होती हैं, उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग ही वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो एज अ पेशेंट हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पेशेंट को फूड उसके कल्चर और उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग ही हम प्रोवाइड करवा सकें, जो भी न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसको प्रोवाइड करवाने हैं। Next is socio-economic factor. Research suggests that both physical and mental health are associated with socio-economic status. Socio-economic status जो है वो भी health को हमारी डिटरमाइन करता है। जितना किसी का अच्छा इकोनॉमिकल स्टेटस होगा उसकी हेल्थ भी उतनी ही अच्छी होगी। नेक्स्ट इज कल्चरली कॉम्पिटेंट नर्सिंग केयर। सो कल्चरली कॉम्पिटेंट नर्सिंग केयर का मतलब है कि हमने पेशेंट्स की कल्चर, उसके रिलीजन को ध्यान में रख के ही प्लान करनी है नर्सिंग केयर। प्रोवाइडिंग कल्चरली कॉम्पिटेंट केयर मीन्स दैट द केयर इज प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इन अ वे that is sensitive to needs of individual families and groups from a diverse population within society. तो कल्चरली कॉम्पिटेंट केयर का मतलब है हमने फैमिलीज़ को, ग्रुप्स ऑफ पीपल को, इंडिविजुअल को केयर उसकी कल्चरल सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करवानी है। तो ये केयर हम कैसे उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं? जब हमें कल्चरल अवेयरनेस होगी, हमें कल्चरल नॉलेज होगी, हमारे पास कल्चरल स्किल्स होंगे और हमारे पास कल्चरल एनकाउंटर्स होंगे। कल्चरल अवेयरनेस का मतलब है गेनिंग इन डेप्थ नॉलेज अबाउट वंस ओन बैकग्राउंड, स्टीरियोटाइप एंड असम्पशंस अबाउट अदर पीपल। कल्चरल अवेयरनेस का मतलब है हमें इन डेप्थ, हमें गहराई से नॉलेज होनी चाहिए पेशेंट के बैकग्राउंड के बारे में, उसके स्टीरियोटाइपिंग, उसके ग्रुप के बारे में और उसके दूसरों के लिए क्या असम्पशंस हैं उसके बारे में हमें इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कल्चरल नॉलेज, obtaining knowledge of other cultures, gaining sensitivity to respect for all and appreciation of differences. कल्चरल नॉलेज का मतलब है हमें ऑब्टेन करनी है नॉलेज कल्चर्स की, कल्चरल सेंसिटिविटी की, दूसरों की मतलब गेन करनी है सेंसिटिविटी कि किसी के लिए कोई चीज़ क्या सेंसिटिव हो सकती है, उसको हम हर्ट तो नहीं कर रहे हैं। रिस्पेक्ट फॉर ऑल, सबकी रिस्पेक्ट करना। देन एप्रिशिएशन ऑफ डिफरेंसेस, डिफरेंसेस हैं तो उनको भी हमें एप्रिशिएट करना है कि उनको भी हमने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये नहीं कि कोई किसी रिलीजन से
बिलोंग करता है तो हमने उसको उस तरह से केयर नहीं प्रोवाइड करवानी है, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है उसमें। नेक्स्ट इज कल्चरल स्किल्स, डेवलपिंग कल्चरल स्किल्स सच एज कम्युनिकेशन, कल्चरल असेसमेंट एंड कल्चरली कॉम्पिटेंट केयर। कल्चरल स्किल्स का मतलब है कि पेशेंट, हमने ऐसे स्किल्स अपने डेवलप करने हैं कि हम पेशेंट्स के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ, उसकी कल्चरल असेसमेंट कर सके, वो कहाँ से क्या बिलोंग करता है, उसकी क्या नीड्स हैं, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो क्या बिहेवियर एक्सपेक्ट करता है, दैट ऑल इज कल्चरल स्किल्स। नेक्स्ट इज कल्चरल एनकाउंटर्स, engaging in cross cultural interactions, refining intercultural communication skills, gaining in-depth understanding of others, and avoiding stereotyping and cultural conflict मैनेजमेंट। कल्चरल एनकाउंटर्स का मतलब है कि हमने अंगेज करना है क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शंस, एक दूसरे ग्रुप्स के कल्चरल इंटरेक्शन को हमने मिक्स करना है, हमने पेशेंट्स को उसमें अंगेज करना है, हमने एज अ नर्स और पेशेंट हमने एक दूसरे के डिफरेंसेस को मिटाना है। देन रिफाइनिंग इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन स्किल्स, अब एक ग्रुप के साथ कैसे बात करते हैं, दूसरे ग्रुप के साथ कैसे बात करते हैं, इस चीज़ को हमने अपने रिफाइन करना है। गेनिंग इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स मीन्स दूसरों के बारे में हमें नॉलेज गेन करनी है, उनको क्या चाहिए, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो कैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं। एंड अवॉइडिंग स्टीरियोटाइपिंग, और हमने अवॉइड करना है स्टीरियोटाइपिंग को, मीन्स सेम ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ हमने सेम तरह का ही बिहेवियर करना है। हमने ये नहीं कि एक के साथ ऐसा बिहेव कर लिया दूसरे के साथ हम वैसा बिहेव नहीं करेंगे, तो सेम ग्रुप के साथ हमने सेम बिहेवियर ही करना है, हमने पेशेंट को एज अ पेशेंट ही ट्रीट करना है, ठीक है। एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, अगर किसी के बीच में ये डिफरेंसेस आ भी जाते हैं तो उस चीज़ को मैनेज कैसे करना है, दैट ऑल्सो इज इंक्लूडेड इन कल्चरल मैनेजमेंट स्किल्स। नेक्स्ट इज to improve, to provide culturally competent health care, to provide culturally competent healthcare, it is important to acknowledge and value diversity. So culturally competent healthcare provide करवाने के लिए हमें acknowledgement होनी चाहिए cultural diversity की। जितनी ज़्यादा हमें knowledge होगी उतनी ही हम culturally competent healthcare provide करवा सकेंगे। Characteristics of cultural competent include the ability to give care to diverse population and openness to cultural differences and flexibility or adaptability to different situations, ठीक है। नेक्स्ट इज आउटकम ऑफ कल्चरल कॉम्पिटेंस आर एविडेंट इन पेशेंट, दे आर सेटिस्फाइड विद देयर केयर एंड दे आर एडहेयर टू ट्रीटमेंट। मीन्स आउटकम क्या होगा कल्चरल कॉम्पिटेंट केयर हमें प्रोवाइड करने का, कि पेशेंट जो है वो हमारी केयर से सेटिस्फाई होंगे और वो ट्रीटमेंट के साथ बंधे रहेंगे। मीन्स अगर हम उनको उनके अकॉर्डिंग केयर प्रोवाइड करवाएंगे तो वो उस चीज़ से सेटिस्फाई होंगे। और वो केयर हम कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं, जब हम उनके कल्चर और रिलीजन को भी वैल्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज Leninger's culture care theory. This one is a culture care theory which is given by a nursing theorist, that is Leninger. इन्होंने एक थ्योरी दी थी कि कल्चरली कॉम्पिटेंट केयर हम कैसे दे सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला था, इट एम्फेसाइजेस दैट द सेंट्रल पर्पज ऑफ नर्सिंग इज टू प्रोवाइड कल्चरली कॉन्ग्रुएंट care. This is care that fit an individual's personally valued life pattern and meanings, which are sometimes different from the healthcare providers' perspectives of the person's care. तो लेनिंगर ने कहा था कि हम किसी भी पेशेंट को इंडिविजुअलाइज्ड केयर कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं, जब हम उसकी पर्सनल वैल्यूज़ को वैल्यू करेंगे। जब हम उसकी पर्सनल वैल्यूज़ को वैल्यू करेंगे तभी हम उसको कॉम्पिटेंट केयर जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्या केयर, नर्सेज क्या केयर प्रोवाइड करवा रही हैं और पेशेंट को क्या केयर चाहिए वो डिफरेंट हो जाती हैं। तो हमें पेशेंट की नीड को पहले समझना है, देन उसके अकॉर्डिंग ही हमने पेशेंट की वैल्यू करके ही हमने उसको केयर प्रोवाइड करवानी है। दैट इज लेनिंगर सेड।
So Leninger developed transcultural nursing as a distinct discipline to understand cultural similarities and differences among groups of people. Because of rapid globalization in healthcare, providing transcultural nursing care has become important. So because of the globalization means because of dealing with different kind of people, different kind of group of people, healthcare providers को ट्रांसकल्चरल नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाना ज़रूरी है. बिकॉज हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी नीड्स हैं, हर एक इंडिविजुअल का अपना एक कल्चरल पैटर्न है. तो उसके लिए हमें अगर केयर उसको प्रोवाइड करवानी है तो उसकी नीड के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करवानी है. और उसी चीज़ को हम ट्रांसकल्चरल नर्सिंग केयर भी बोलते हैं. और ये हमें किसने पहले बताया था? लेनिंगर ने. इन्होंने एक मॉडल भी प्रिपेयर किया था इसके बारे में. तो वो मॉडल है लेनिंगर्स कल्चर केयर थ्योरी एंड सनराइज मॉडल. ये एक मॉडल था जो कि लेनिंगर ने दिया था. इसके अकॉर्डिंग क्या था कि पेशेंट की केयर जो है वो हॉलिस्टिकली हम कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं, वो हमें कैसे इंडिविजुअलाइज्ड केयर हमने पेशेंट की कल्चरल वैल्यूज़ को, बिलीव्स को, उसके लाइफस्टाइल को देख के ही प्रोवाइड करवानी है. क्योंकि पेशेंट जो है वो हमारा डिफरेंट सोसाइटीज़ से आता है, डिफरेंट सोशल ग्रुप से आता है. तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने उसको केयर जो है वो प्रोवाइड करवानी है. दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक. So today we have discussed about the cultural diversity. Cultural diversity का मतलब है डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स को हमने एक साथ रख के कैसे मैनेज करना है, कैसे उनको केयर जो है वो प्रोवाइड करवानी है. अब नर्सिंग में ये कैसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नर्सिंग में डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट हमारे पास आते हैं. तो उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग, उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग हमें उनको केयर जो है वो प्रोवाइड करवानी है. दैट इज़ अबाउट कल्चरल डाइवर्सिटी. थैंक यू.